24 मई 2000 इजरायली सेना को अपनी सरकार के आदेश पर लेबनान से बाहर निकलना पड़ रहा था, जो 1982 के बाद से ही वहां की जनता के लिए यमदूत बनी हुई थी। 1948 में अपने फॉर्मेशन के बाद इजराइल की जिस ताकतवर सेना ने अकेले अपने दम पर मिडिल ईस्ट में अरब देशों को तीन बार धूल चटाई थी, उसे लेबनान से 18 साल बाद अपने कब्जाए हुए हिस्से को छोड़कर खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। इजराइल को ये शर्मनाक हार हिजबुल्लाह ने दी थी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, इजराइल को बर्बाद कर उसके वजूद को मिट्टी में मिला देना। बढ़ती ताकत के साथ हिजबुल्लाह के कारनामे भी बड़े होते गए। उसने लेबनान के बेरूट में सालों से डेरा जमाए बैठी अमेरिकन और फ्रेंच आर्मी का वो हश्र किया कि इन ताकतवर देशों को भी वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ा। हिजबुल्लाह की इतनी बड़ी ताकत के पीछे कोई और नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के सबसे पावरफुल देशों में से एक ईरान था, जो आज भी हिजबुल्लाह का गॉडफादर बना बैठा है। ईरान के सपोर्ट से हिजबुल्लाह कुछ ही सालों में मिडिल ईस्ट में एक बड़ी पावर के रूप में उभर चुका था। जहां ईरान ने उसे हमेशा फंडिंग और मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड की, तो वही हिजबुल्लाह ने सदा ईरान के एक वफादार प्यादे की भूमिका निभाई है। तो चलिए जानते हैं कौन है ये हिजबुल्लाह और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे वो ईरान का प्रॉक्सी बना और आखिर क्यों वक्त वक्त पर उसके हजारों मिलिटेंट्स और दर्जनों टॉप लीडर्स के मारे जाने के बाद भी उसकी ताकत में कोई कमी नहीं आई है। In June 1982, Israel invaded Lebanon in response to attacks on its north. Many Lebanese groups formed to resist the invasion, including Shia-led Hezbollah. Israeli airstrikes on Sunday crash into southern Beirut. Israel says the attacks are part of its ongoing campaign against Iran-backed terror group Hezbollah. Rocket attacks by Hezbollah reportedly killed 7 people in northern Israel, marking one of the highest civilian death tolls from strikes by the militant group. On Tuesday evening, around 2,800 people were injured in Lebanon when their pager suddenly exploded and at least 9 people died. Most of the injured were from Hezbollah and they're blaming Israel for the attack. Some of them have basically said that they're concerned that if there is a ceasefire between Israel and Hezbollah, that could negatively impact the situation over in Gaza and the potential for possibly a ceasefire there between Israel and Hamas. हिजबुल्लाह के वजूद की कहानी को जानने के लिए हमें आज से एक सदी पीछे जाना होगा, जब 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद एलाइड पावर्स ने पूरे मिडिल ईस्ट को आपस में बांटने का फैसला लिया। इसके लिए 1920 में सैन रेमो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के बाद सीरिया का कंट्रोल फ्रांस को दे दिया गया था। उस समय लेबनान सीरिया का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन सीरिया को अपने कंट्रोल में लेने के बाद फ्रांस ने सितंबर 1920 में ग्रेटर लेबनान का फॉर्मेशन करते हुए इसे एक सेपरेट नेशन डिक्लेयर कर दिया। फ्रांस द्वारा यहाँ के मैरोनाइट क्रिश्चियंस को फेवर किया जाता, जबकि इसके अलग अलग पार्ट्स में शिया और सुन्नी सेक्ट के लोग भी एक बड़ी तादाद में रहते थे। फ्रांस के इस डिवीजन और फेवरेटिज्म से लेबनान में रिलीजियस टेंशंस काफी बढ़ गई थी, जिस वजह से यहाँ शांति कायम करने के लिए 1926 में फ्रांस ने लेबनान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। इसमें तीनों ही कम्युनिटी के लोगों की भावनाओं और अधिकारों का ध्यान रखते हुए कन्फेशनलिज्म के जरिए यहाँ की इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट तीनों कम्युनिटीज के बीच डिवाइड कर दी गई। इससे कॉन्फ्लिक्ट तो कुछ कम हुआ, लेकिन देश अब भी फ्रांस के कब्जे में था, जिससे लोग जल्द ही निजात पाना चाहते थे। वही 1939 तक आते आते एक बार फिर दुनिया के पावरफुल देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। इस वॉर का आउटकम बेशक एलाइड पावर्स के फेवर में रहा, लेकिन जंग के दौरान हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी ने फ्रांस को लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे उसके लिए अपनी कॉलोनीज को संभाल पाना इम्पॉसिबल हो गया था। युद्ध के बीच में ही फ्रांस को कमजोर पड़ता देख लेबनान में इंडिपेंडेंस की मांग तेज होने लगी और भारी दबाव के बीच 22 नवंबर 1943 को लेबनान फ्रांस से आजाद हो गया। आजादी के बाद यहाँ पीस एस्टैब्लिशमेंट और आपस में तालमेल बैठाने के लिए सत्ता को रिलीजन और सेक्ट के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया। इस डिवीजन के तहत प्रेसिडेंट का पद क्रिश्चियन और प्राइम मिनिस्टर का पद सुन्नी को दिया गया, जबकि स्पीकर ऑफ द चेंबर का पद शियास को सौंपा गया। यहाँ सिचुएशन कुछ संभली ही थी कि तभी 5 साल बाद 1948 में यहूदियों के लिए एक अलग देश इजराइल का फॉर्मेशन हो गया, जिसे पैलेस्टाइन के हिस्सों को काट कर बनाया गया था।
अरबों की धरती पर यहूदियों के बसाए जाने के मुद्दे ने पूरे मिडिल ईस्ट में भूचाल ला दिया और जल्द ही 1948 में अरब इजरायली वॉर छिड़ गई। लेकिन सरप्राइजिंगली इजराइल ये वॉर जीत गया। वॉर में मिली इस हार से पैलेस्टाइन की एक बड़ी आबादी को अपना देश छोड़कर जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और लेबनान में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भी पैलेस्टाइन में शांति कायम नहीं हो सकी और यहाँ पैलेस्टीनियंस को हक दिलाने के नाम पर 1967 में 6 डे वॉर एंड 1973 में यौम किपुर वॉर हुई, जिनमें फिर से इजराइल की जीत हुई और फिर से यहाँ के लाखों पैलेस्टीनियंस को देश छोड़ना पड़ा। कई सालों तक हुए इस माइग्रेशन से इजिप्ट, जॉर्डन और लेबनान में पैलेस्टीनियंस की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। इस दौरान पैलेस्टीनियंस के अधिकारों के लिए छोटी छोटी कई ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी थी, जिन्हें साल 1964 में यूनाइट कर पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का फॉर्मेशन होता है। अहमद शुकेरी, यहाया हमूदा और यासिर अराफत जैसे नेताओं ने PLO का नेतृत्व करते हुए पैलेस्टीनियंस के राइट्स को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था। पैलेस्टीनियंस अपनी इस दशा के लिए इजराइल को जिम्मेदार मानते थे, इसलिए PLO का टारगेट इजराइल था। PLO इजराइल को निशाना बनाने के लिए लेबनान के अंदर अपने बेसेस बनाने लगा, जहां लेबनान में पहले से ही एक बड़ी आबादी सुन्नी लोगों की थी, तो वही माइग्रेशन के कारण भी काफी संख्या में पैलेस्टीनियंस यहां आ पहुंचे थे जो सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते थे। इससे लेबनान में सुन्नी लोगों की तादाद बढ़ चुकी थी। PLO भी एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन था, जिस कारण तेजी से यहाँ के सुन्नी लोग उसके साथ जुड़ने लगे, जिससे कुछ ही सालों में सदर्न लेबनान के कई इलाकों पर PLO का कंट्रोल हो गया। PLO पहले इजराइल की मिलिट्री को टारगेट कर रहा था, लेकिन बढ़ती ताकत के नशे में चूर PLO के अंदर के कई गुटों ने टेररिज्म का सहारा लेकर इजराइल पर अपने हमले तेज कर दिए। उनके द्वारा इजराइल के खिलाफ बॉम्बिंग्स एंड प्लेन हाईजैकिंग समेत कई हाई प्रोफाइल अटैक्स किए गए। इजराइल के साथ यूं मुखर होकर लड़ने के साथ साथ PLO लेबनान में भी ज्यादा से ज्यादा पावर कैप्चर करना चाहता था। लेबनान में अलग अलग ताकतों के बीच सत्ता के लिए शुरू हुई तनातनी ने कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने का काम किया और 1975 आते आते यहाँ सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। लेबनान की सिविल वॉर के बीच भी PLO द्वारा इजराइल को निशाना बनाना जारी था। ऐसे ही 11 मार्च 1978 को PLO के फिदायीन लड़ाकों ने इजराइल के कोस्टल रोड से गुजरती एक बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर 38 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इसके जवाब में इजराइल मात्र 3 दिन बाद ही 14 मार्च 1978 को ऑपरेशन लिटानी शुरू कर लेबनान के सदर्न पार्ट में PLO पर हमला करने लगा। लेकिन इसके बाद भी PLO अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसके लड़ाके आए दिन इजराइल में घुस जाते और गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स के जरिए इजरायली लोगों की हत्या कर देते। इससे परेशान होकर 6 जून 1982 को इजराइल ने लेबनान में PLO की एक्टिविटीज पर फुल स्टॉप लगाने के मकसद से ऑपरेशन पीस फॉर गलीली की शुरुआत कर दी। इजराइल ने अपनी पूरी ताकत के साथ लेबनान के सदर्न पार्ट पर अटैक किया, जहां उसे मैरोनाइट क्रिश्चियन के मिलिशिया ग्रुप फैलेंगिस्ट का भी साथ मिला, जो यहां से PLO को बाहर निकालकर क्रिश्चियंस की पोजीशन को मजबूत करना चाहता था। एक मोर्चे पर इजरायली आर्मी PLO के बेसिस को निशाना बना रही थी और दूसरे मोर्चे पर फैलेंगिस्ट ग्रुप पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी सेंटर को निशाना बना रहा था। दोनों ओर से किए गए हमले ने PLO की हालत खराब कर दी और उसे यहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। इजराइल ने इस दौरान सदर्न लेबनान का काफी हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था और अपनी कुछ सैन्य टुकड़ियों को वहीं छोड़ने का निर्णय किया, ताकि यहां से इजराइल में हो रहे लगातार हमलों को रोका जा सके। ये युद्ध PLO को बेदखल करने के मकसद से किया गया था, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान सदर्न लेबनान में रह रहे शिया सेक्ट को झेलना पड़ा। वो पहले से ही यहाँ काफी कमजोर थे, जो इस वॉर के बाद हाशिए पर आ पहुंचे थे। उस समय पूरा मिडिल ईस्ट सेक्ट के बेसिस पर बटा हुआ था। जिस भी देश में जिस भी सेक्ट की मेजॉरिटी पॉपुलेशन होती, मोस्टली वहां उसी सेक्ट का डोमिनेंस होता। जैसे सऊदी अरेबिया में सुन्नी लोगों का, तो ईरान में शियास का कंट्रोल था। जहां लेबनान में शिया संप्रदाय का बुरा हाल था, तो वहीं ईरान में शिया रूल कर रहे थे। 1979 में हुए ईरानियन रेवोल्यूशन के चलते रुहुल्लाह खुमैनी ने मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को ओवरथ्रोन कर ईरान को मुस्लिम रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था, जिससे वो मिडिल ईस्ट के लोगों की इंस्पिरेशन बन चुके थे। खुमैनी भी एक शिया थे, जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में शिया कम्युनिटी को ऊपर उठते हुए देखना चाहते थे।
थे। लेबनान की सिचुएशन से खुमैनी बेहद नाखुश थे। वो इजराइल और वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ एक ऐसे संगठन को देखना चाहते थे जो इजराइल की आंखों में आंखें डालकर उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। ऐसे ही 1982 में उन्हें लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह नाम से शियास का एक उभरता हुआ ग्रुप दिखा, जिसका गोल लेबनान से इजराइल को खदेड़कर वहां इस्लामिक रिपब्लिक को एस्टैब्लिश करना था। हिजबुल्लाह खुमैनी के कारनामों और विचारों से काफी इंस्पायर्ड था। वही खुमैनी को भी हिजबुल्लाह इजराइल और वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ अपने प्यादे की तरह इस्तेमाल करने के लिए एक परफेक्ट चॉइस लगा। इसलिए उन्होंने हिजबुल्लाह को फंडिंग, वेपन्स और ट्रेनिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ट्रेन करने के लिए ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 1500 इंस्ट्रक्टर्स को लेबनान भेजा। इसका असर ये हुआ कि हिजबुल्लाह तेजी से लेबनान में ग्रो करने लगा और लोकल लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए वो यहाँ कई हॉस्पिटल और स्कूल्स खोलने लगा। उसने इस तरह के कई डेवलपमेंट से जल्दी ही शियास के साथ साथ यहाँ के सुन्नी लोगों का भी विश्वास जीत लिया। लेबनान में अपनी पकड़ मजबूत करने और खुद को ताकतवर बनाने के बाद अब हिजबुल्लाह का पहला मकसद अमेरिका और फ्रांस की सेना को लेबनान से बाहर खदेड़ने का था, जो यहाँ कई सालों से जारी सिविल वॉर के वक्त से तैनात थी। हिजबुल्लाह को अब किसी भी तरह का फॉरेन इंटरफेरेंस कांटे के समान चुभने लगा था और वो उसे निकाल फेंकने के लिए हर हद तक गुजर जाने को तैयार बैठा था। इसी मकसद के साथ उसने 23 अक्टूबर 1983 की सुबह कुछ ऐसा कारनामा किया कि लेबनान का शहर बेरूट 2 जोरदार हमलों से कांप उठा। पहला हमला बेरूट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिकन मरीन फोर्स के बैरक में हुआ, जहां एक्सप्लोजिव से भरे ट्रक ने घुसकर इतना जोरदार धमाका किया कि एक ही झटके में 241 अमेरिकी सैनिकों के चीथड़े उड़ गए। उस दिन मौत का ये तांडव यही नहीं रुका और लगभग उसी समय पर यहाँ से 2 माइल की दूरी पर फ्रेंच बैरक में भी कुछ इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 58 फ्रेंच पैराट्रूपर्स की जान चली गई। हिजबुल्लाह के आत्मघाती हमलों से आतंक की दुनिया में उसके नाम का डंका बजने लगा। अपनी दहशत को कायम रखने के लिए उसने हमलों की एक सीरीज शुरू कर दी। आगे चलकर हिजबुल्लाह ने कुवैत में हमले करवाए, कई एरोप्लेन्स हाईजैक किए और अनेकों पॉपुलर पर्सनालिटीज को हॉस्टेज बनाकर इजराइल समेत दुनिया की बड़ी ताकतों को ये जाहिर कर दिया कि वो कितना खूंखार और ताकतवर है। वही अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन कंट्रीज ने हिजबुल्लाह की टेररिज्म एक्टिविटीज को देखते हुए उसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उसने लेबनान में अमेरिका और फ्रेंच आर्मी को निशाना बनाना जारी रखा। इससे तंग आकर दोनों देशों ने अपनी आर्मी को लेबनान से वापस बुला लिया, जिसे हिजबुल्लाह ने अपनी जीत के रूप में सेलिब्रेट किया। अब हिजबुल्लाह के सामने इजराइल के रूप में उसका एक ही दुश्मन बाकी रह गया था। इजराइल ने क्योंकि सदर्न लेबनान का काफी हिस्सा कैप्चर किया हुआ था, इसलिए वक्त वक्त पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमलों का सिलसिला चलता रहता था। हिजबुल्लाह न केवल इजराइल को लेबनान से खदेड़ना चाहता था, बल्कि वो इजराइल के अस्तित्व को भी मिटा देने का मकसद लिए बैठा था। इस तनातनी में दोनों के बीच 3 सालों तक घमासान चलता रहा। इस दौरान जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को मार गिराया, तो वही हिजबुल्लाह ने भी उसके कई सैनिकों को बेमौत मार डाला था। हिजबुल्लाह के अटैक्स का आउटकम ये हुआ कि इजराइल को 1985 में सिडोन समेत लेबनान के कुछ हिस्सों से अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। हालांकि इजराइल ने सदर्न लेबनान के बाकी के हिस्सों में अपनी सेना को बरकरार रखा। इसके जवाब में इसी साल हिजबुल्लाह ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें उसने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर उसे डिस्ट्रॉय करने का ऐलान कर दिया। साथ ही उसने ईरान के प्रति हमेशा वफादार रहते हुए लेबनान में इस्लामिक गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने की भी घोषणा की।